मैं आशुतोष आनंद राज आरा बिहार से 20 जनवरी 2021 के इस ब्रॉडकास्ट में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, वैक्सीन के विषय में संपूर्ण जानकारी मैंने 12 जनवरी 2021 को दिया था। आप वहां पर जाकर पूरी वैक्सीन से रिलेटेड जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। मेरा यहाँ पर सवाल ये है, कुछ लोग बता रहे थे कि वैक्सीन जो टीका बनाई जाती है उसमें जो सामग्री मिली होती है उसमें सरकार ये बताने को तैयार क्यों नहीं है, या जो कंपनियां वैक्सीन बना रही है, टीका बना रही है, वो वैक्सीन में क्या क्या सामग्री मिली होती है वो बताने के लिए तैयार क्यों नहीं हो रही है। तो इसके लिए मैं बता दे रहा हूँ कि वैक्सीन जो है वो सुरक्षित नहीं है। और आप देखते होंगे कि हम जहाँ भी फोन लगाते हैं अब एक लेडीज उठाती है और बोलती है कि वैक्सीन आपको कंपलसरी लेना ही है, और वैक्सीन सिर्फ आपको कोरोना से नहीं बचाती, आप में सिर्फ इम्यून बूस्टिंग करती है। मतलब क्या है कि वैक्सीन आप लेंगे तो भी आपको मास्क पहनना पड़ेगा, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना पड़ेगा और सैनिटाइजर का उपयोग करना पड़ेगा। इन सारी तमाम चीज़ों को आपको उपयोग करते रहना पड़ेगा। तो वैक्सीन सुरक्षित नहीं है। लेकिन वैक्सीन अगर सुरक्षित है तो सरकार जिम्मेदारी क्यों नहीं ले रही है, या फिर कंपनी जो है वो जिम्मेदारी क्यों नहीं ले रही है? तो मैं आपको इस विषय में बताने वाला हूं कि वैक्सीन बनाने में कौन सी सामग्री का उपयोग किया जाता है, जो सरकार नहीं बताना चाहती है और नो कंपनी बताना चाहती है। तो दोस्तों, 12 जनवरी के ब्रॉडकास्ट में मैंने संपूर्ण जानकारी दिया है, जो 2.25 घंटे की वीडियो है। आप जाकर रोल करके आप उसे देख सकते हैं। तो वैक्सीन बनाने में सबसे ज़्यादा अल्कोहल की यूज किया जाता है। अल्कोहल दो तरफ से देखिए, एक पीने वाला अल्कोहल और एक खून में इंजेक्ट करना अल्कोहल, दोनों अलग अलग बातें होता है। और जो अल्कोहल होता है आपके नर्वस सिस्टम को डैमेज करता है, आपके सेंस ऑफ ह्यूमर को खोने का डर बना रहता है। तो अल्कोहल का यूज होता है वैक्सीन बनाने में। इसके बाद है सॉर्बिटॉल, खून को पतला करने के लिए सॉर्बिटॉल का यूज होता है, जो वैक्सीन बनाने के लिए भी यूज होता है। उसके बाद है सोडियम बोरेट, जिसको बोरेक्स भी कहा जाता है। कॉकरोच और चूहों को मारने के लिए ये बोरेक्स का उपयोग किया जाता है, वो वैक्सीन बनाने में इस्तेमाल होता है। धान के फसलों में जब कीड़े लग जाते हैं तो कीट पतंगों को मारने के लिए भी बोरेक्स का उपयोग किया जाता है, और वो खतरनाक जहर वैक्सीन बनाने में किया जाता है। इसके बाद है यूरिया, जो आप खेतों में यूरिया खाद के रूप में इस्तेमाल करते हैं, वो यूरिया वैक्सीन बनाने में प्रयोग होता है। इसके बाद मोनोसोडियम ग्लूटामेट, जिसको MSG कहा जाता है, और यह कैंसर पॉजिटिव सब्सटेंसेस है, इसका भी उपयोग वैक्सीन बनाने में किया जाता है। इसके बाद ग्लाइफोसेट, जो एक कैंसर पॉजिटिव सब्सटेंसेस है और ये क्रोमोसोमल चेंज करने की कैपेसिटी रखता है। 20 मार्च 2015 को WHO ने खुद कहा था कि यह DNA और RNA को चेंज करने की ताकत रखता है ग्लाइफोसेट, और ये बहुत ही उच्च क्वालिटी के हर्बिसाइड्स है जो कि कैंसर पॉजिटिव है, तो इसका भी इस्तेमाल वैक्सीन बनाने में होता है। एल्युमिनियम जो कि एक न्यूट्रोटॉक्सिन है, इसका भी इस्तेमाल वैक्सीन बनाने में किया जाता है। इसके बाद मरकरी, जिसको आप पारा के नाम से जानते हैं, यह ह्यूमन टू टॉक्सिक है, विषैला जहर है, जिसका उपयोग वैक्सीन बनाने में किया जाता है। इसके बाद है फॉर्मल्डिहाइड, जिसको मिथेनॉल कहा जाता है। ये एंटीबैक्टीरियल, हाईली एंटीबैक्टीरियल है, एंटी फंगल है, और इसके विषय में कहा जाता है कि 1980 में एक प्रयोगशाला में फॉर्मल्डिहाइड का परीक्षण किया गया था कुछ चूहों पर। तो उससे रिजल्ट में ये आया कि फॉर्मल्डिहाइड से चूहे के मुंह में कैंसर, नाक में कैंसर हो सकता है। तो इस फॉर्मल्डिहाइड का उपयोग वैक्सीन बनाने में किया जाता है। इसके बाद नियोमाइसिन जो है, यह एक हाईली एंटीबायोटिक है। जब व्यक्ति कोमा में चला जाता है तो उसको वापस ठीक करने के लिए नियोमाइसिन का उपयोग किया जाता है। तो ये भी आपका वैक्सीन बनाने में इसका उपयोग होता है, जो मसल फंक्शन और ब्रीदिंग सिस्टम को नुकसान पहुंचाता है। तो वैक्सीन बनाने में इतने जो जहरीले पदार्थों का उपयोग, जहरीले सब्सटेंसेस का उपयोग हो रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि ये जो कंपनियां हैं कितने चालाक हैं। ये जो सरकार है क्यों नहीं बताना चाहती जनता को कि इस जो कोरोना वैक्सीन मैंने लाया उसमें इस तरीका का सामग्री यूज हुआ है, क्योंकि वो जानती है कि इससे धर्म भ्रष्ट होता है।
और ये धर्म भ्रष्ट करने के लिए इसको लाया गया है, मार्केट में उतारा गया है। अब धर्म कैसे भ्रष्ट होता है वो भी जरा सुन लीजिए, वो भी आगे बताएंगे। इस वैक्सीन बनाने में पोटेशियम क्लोराइड का भी यूज किया जाता है। अमेरिका में फांसी देने का प्रचलन था, इंजेक्शन देकर व्यक्ति को मारने का वहां पर प्रचलन था, मारकर फांसी देने का प्रचलन था। तो उसमें ये पोटेशियम क्लोराइड का यूज होता था। तो वैक्सीन बनाने में पोटेशियम क्लोराइड का भी यूज होता है। इसके बाद सोडियम फास्फेट, जो आपके जो टूथपेस्ट आप इस्तेमाल करते हैं, सोडियम फास्फेट जो दिल के धड़कन को नियंत्रित कर सकता है, ये सोडियम फास्फेट का यूज वैक्सीन बनाने में होता है। इसके बाद ह्यूमन एल्बुमिन माने ह्यूमन ब्लड, इसका भी इस्तेमाल वैक्सीन बनाने में किया जाता है। ये सीरम ग्लोबुलिन इसे कहा जाता है और ये मनुष्यों के रक्त से निकाला जाता है। इसके बाद है पोर्क जिलेटिन क्या है? सुअरों का चर्बी, उसका ऑर्गन वैक्सीन बनाने में किया जाता है। अब जो विश्व में जो मुसलमान हैं वो ये मांग कर रहे हैं कि कोरोना वैक्सीन में पोर्क जिलेटिन का यूज हुआ है और हमारे मजहब में सुअर जो है, सुअर को हराम किया गया है, तो मैं वैक्सीन नहीं लूंगा। वो बात सही है, क्योंकि सुअर का चर्बी का उपयोग होता है वैक्सीन बनाने में। तो सरकार इस बात को क्यों नहीं डिक्लेयर कर रही है कि नहीं, इसमें सुअर का चर्बी नहीं है? क्योंकि डिक्लेयर करने के लिए वो पब्लिश करना पड़ेगा कि मैंने किस सामग्री से इस वैक्सीन को बनाया है। कंपनी को पब्लिश करना पड़ेगा कि इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स है, क्या क्या सामग्री है इस टीके में, तो उनका सारा भंडा फूट जाएगा। इसलिए वो दिखा नहीं रहे हैं। तो इसमें आता है वेरोसेल। वैक्सीन बनाने में वेरोसेल का उपयोग किया जाता है। वेरोसेल क्या होता है? मंकी किडनी सेल, बंदर के किडनी का सेल का उपयोग किया जाता है। इसमें SP40 आता है जो कैंसर पॉजिटिव है। इसमें HIV का वायरस भी पाया जाता है। तो सरकार जानती है कि जैसे ही लोगों को पता चला इसमें वेरोसेल, मंकी किडनी सेल का यूज हुआ है, तो लोग यहाँ पर हिंदू जो हैं वो कहेंगे कि अरे ये तो बंदरों को मार करके वैक्सीन बनाया गया है और बंदर तो हमारे पूजनीय हैं, हनुमान जी हैं, हनुमान जी को हम पूजते हैं, वो सारे के सारे वैक्सीन नहीं लेंगे। इसलिए सरकार नहीं बता रही है कि इसमें SP40 का उपयोग हुआ है, इसमें वेरोसेल का उपयोग हुआ है, क्योंकि वो क्लीन चिट सबको पता चल जाएगा। इसमें MRC5 सेल का उपयोग होता है वैक्सीन बनाने में। अब MRC5 सेल क्या है? अबॉर्टेड ह्यूमन बॉडीज है, जो अबॉर्शन के दौरान पेट से बच्चे को गिराए जाते हैं। 1 महीना का बच्चे, 2 महीने के बच्चे, 3 महीने के बच्चे, या फिर 1 सप्ताह के बच्चे या 3 सप्ताह के बच्चे, उन बच्चे का आंखों की पुतली का जो सेल है उसमें उपयोग होता है। उसके किडनी का सेल और उसके ऑर्गन भी वैक्सीन बनाने में उपयोग किया जाता है। तो MRC5 पे क्या है समझ गए होंगे। अब क्या है कि ये बच्चे तो मिल नहीं रहे हैं, एबॉर्टेड जो अबॉर्शन करने वाले, क्योंकि भ्रूण हत्या का कानून लगा हुआ है, ये मिल नहीं रहे हैं। तो इस साल क्या हुआ है? 5 करोड़ हेबल्स को मारा गया है, 1 मिलियन डॉल्फिन को मारा गया है और करोड़ों समुद्री केकड़ों को मारा गया है। क्यों? वैक्सीन में यूज बनाने के लिए। इसके बाद आता है फीटल ब्यूमाइन सीरम। फीटल ब्यूमाइन सीरम क्या है? ये एक खास तरह का सीरम होता है। गर्भवती गाय जो 3 महीने के 2 महीने के गर्भवती गाय है, उसके अंदर जो पल रहा है बछड़ा या बच्ची, उसके गाय को मुंह बांध दिया जाता है, चारों पैरों को उल्टा लटका करके, फिर गले को काटा जाता है ताकि काऊ के जो है ब्लड बाहर निकल जाए, और फिर उसके पेट में पंचर किया जाता है और उसके अंदर, पेट के अंदर जो पल रहा है बच्चा, उसके अंदर वो पंचर करके उनके दिल से सारा रक्त निकाल लेते हैं। उसको बोलते हैं फीटल ब्यूमाइन सीरम। और वो बछड़ा मर न जाए, बछड़ा मर जाएगा तो सीरम किसी काम का आएगा नहीं। फिर उस बछड़ा को निकालते हैं और उसके बॉडीज को, उसके जेलेटिन को इस्तेमाल किया जाता है वैक्सीन बनाने में। और सरकार इस बात को छुपा रही है, कंपनियां इस बात को छुपा रही है कि फीटल ब्यूमाइन सीरम का उपयोग वैक्सीन बनाने में होता है, क्योंकि भंडा फूट जाएगा उनका। इसलिए सरकार नहीं बता रही है और कंपनी भी बताने से इनकार कर रही है कि टीका कैसे बनता है। आप अगर टीका लगवा रहे हैं तो आपका धर्म भ्रष्ट होता है, क्योंकि आप गाय को माता मानते हैं।
बंदर को भी आप भगवान का दर्जा दिए हुए हैं, तो आपका धर्म भ्रष्ट होता है। एक तरफ आप गाय बचाओ का आंदोलन चलाते हैं और दूसरी तरफ गाय के ही ऑर्गन्स को वैक्सीन के रूप में अपने शरीर के अंदर इंजेक्ट करवाते हैं। दोनों में क्या समानता है? सरकार क्यों बात को छुपा रही है और कंपनियां क्यों छुपा रही है? वो अपने मतलब साधने में लगे हुए हैं, लेकिन आप तो समझिए क्या खेल चल रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या है, फीटल ह्यूमन सीरम जो है वो आपके शरीर में लगेगा और फिर आपका धर्म भ्रष्ट होगा। तो आप मत कहिएगा कि मैं हिंदू हूं, आपको हिंदू कहलाने का कोई हक नहीं है। इसके बाद आता है हाइड्रोजेल। ये हाइड्रोजेल क्या है? ये भी एक खास तरह का सीरम होता है जो वैक्सीन के अंदर इसका इस्तेमाल किया जाता है, जो डिफेंस रिसर्च प्रोडक्ट एजेंसी द्वारा उपयोग होता है। किस लिए? इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए, बॉडी यानी शरीर को कंट्रोल करने के लिए हाइड्रोजेल का इस्तेमाल किया जाता है। और इस हाइड्रोजेल का जो है इस्तेमाल वैक्सीन बनाने में किया जाता है। इसके बाद आता है लूसीफर एंजाइम। लूसीफर एंजाइम क्या है? लूसीफर नाम का एक शैतान है जो नरक का राजा जिनको वो बोलते हैं। ये जितने भी लूसीफर से संबंधित जितने भी सवाल आते हैं, मैंने बहुत सारे वीडियो में इसका एक्सप्लेन कर दिया हूं, आप जाकर रोल करके उस सारा वीडियो आप देख सकते हैं। तो लूसीफर एंजाइम जो है वो क्या करता है? साइन करता है, एक बार कोड देता है आपको, आइडेंटिफिकेशन यूनिक मार्क कोड देता है, जिसे शैतान का टीका का शैतान का एंजाइम कहा जाता है, जिसे शैतान का चिन्ह के नाम से जाना जाता है। तो ये आपके वैक्सीन में लूसीफर एंजाइम का उपयोग हुआ है, बहुत सारे डॉक्टरों का कहना है। अमेरिका के डॉक्टर कैली हैं, और अमेरिका के डॉक्टर जो कैली हैं उनका साफ साफ कहना है, मेरे पीछे का वीडियो में जाकर देख लीजिए, उनका साफ साफ कहना है कि ये जो वैक्सीन आ रही है mRNA वैक्सीन जो सीरम इंस्टीट्यूट आधार पुणे वाला जो ला रहा है भारतीय वैक्सीन, उसमें हाइड्रोजेल का उपयोग हुआ है, उसमें लूसीफर एंजाइम का उसमें उपयोग हुआ है, उसमें फीटल ह्यूमन सीरम का उपयोग हुआ है, उसमें MRC5 सेल का भी उपयोग उसमें किया गया है, उसमें ह्यूमन एल्बुमिन का भी उपयोग उसमें हुआ है। इसके बाद में वो बताती हैं डॉक्टर कैली कि मॉडिफाइड ऑफ आरएनए, जिसे मैसेंजर आरएनए कहा जाता है, ये मैसेंजर आरएनए का प्रयोग भी वैक्सीन बनाने में किया जाता है, और ये वैक्सीन कोरोना वैक्सीन को बनाने में इसमें किया गया। ये क्या है? यह एक खास तरह का सिंथेटिक तरीके से बनाया गया होता है, और आपके शरीर के जो डीएनए हैं, जो आरएनए है, क्रोमोसोमल जो स्ट्रक्चर है, जिसका कोडिंग डिकोडिंग, इस पर ये कंट्रोल करता है। आपके शरीर के जो एंटीबॉडीज है उस पर ये कंट्रोल करता है। आपके शरीर के जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है उस पर ये कंट्रोल करता है। ये mRNA वैक्सीन, mRNA जिसको मैसेंजर आरएनए भी कहा जाता है। तो ये समझ रखिए कि वैक्सीन बनाने में, टीका बनाने में क्या क्या सामग्री लेती है। जिस प्रक्रिया से आप सब्जी बनाते हैं, तो सब्जी बनाने में आपको सामग्री लगती है। पहला सामग्री ये कि किस चीज का आप सब्जी बनाने लगते हैं, देखिए उसके इंग्रेडिएंट्स जो होते हैं, जो नमक होता है, बिना नमक का बन ही नहीं सकता सब्जी, और बिना मसाले का बन ही नहीं सकता, और बहुत सारे प्रकार के मसाले उसमें पड़ते हैं। तो उसी तरीका से टीका बनाने में भी बहुत सारे सामग्री होते हैं जो कंपलसरी होते हैं कि जब तक वो आप डालेंगे नहीं तब तक वैक्सीन बनेगा नहीं। तो ये सारे इतने इंग्रेडिएंट्स हैं जो मनुष्य के किसी काम का नहीं है, और ये अगर सुरक्षित है तो सरकार इसका जिम्मा क्यों नहीं ले रही है कि अगर आपको वैक्सीन लगा, इसके जो साइड इफेक्ट होंगे तो सरकार जिम्मेदार होगी। अगर आपने वैक्सीन लिया, अगर आपको साइड इफेक्ट मिलेंगे तो कौन जिम्मेदार होगा? कंपनी जिम्मेदार होगा। तो ये जिम्मेदारी क्यों नहीं ले रही है सरकार, और क्यों नहीं ले रही है कंपनी? पहली नंबर। दूसरी बात, जो टीका बन रहा है, जो वैक्सीन बन रहा है, इसमें क्या क्या सामग्री मिला हुआ है ये सरकार क्यों नहीं बता रही है, और ये कंपनी क्यों नहीं बता रही है? कंपनी बोल रही है, सरकार बोलेगी, सरकार बोल रही है, कंपनी बोलेगी, और दोनों पल्ले झाड़ रहे हैं। तो फिर आपका सुप्रीम कोर्ट कहां गया? वो क्यों नहीं पूछ रहा है सरकार से कि इसके अंदर क्या है, इससे धर्म भ्रष्ट होता है क्या? पूरे दिल्ली में नारेबाजी चल रहा है। डॉक्टर तरुण कोठवारी जी के 13 सवाल हैं जो पूरे दिल्ली में
धरना प्रदर्शन रोज हो रहा है। रोज इस बात को सरकार की तरफ से पूछा जा रहा है कि आप बताइए कि टीके के अंदर क्या क्या है, क्या टीके आदमी पूरी तरीके से सुरक्षित है, तो सरकार जिम्मा क्यों नहीं ले रही? टीका अगर सुरक्षित है तो कंपनी स्वयं पर जिम्मा क्यों नहीं ले रही? ये लगातार लगभग 3 महीने से चल रहा है। आप डॉक्टर तरुण कोठारी जी का सहयोग करें, फेसबुक आईडी पे उनके जाएं और वो जो इस मुहिम को चला रहे हैं, इस महायज्ञ में आप उनका सहयोग कीजिए। मैंने तो दे दिया सहयोग, पूरे पंपलेट सब जगह बांटे जा रहे हैं। वो 13 सवाल के, मैंने तो सिर्फ एक ही बताया, उसमें 13 सवाल है। उस 13 सवाल का अपना अपना अलग अलग वैल्यू है। तो आप डॉक्टर तरुण कोठारी, डॉक्टर बिलास जगदाळे जी का समर्थन कीजिए, डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी जी का, जिन्होंने 23 मार्च से ही कोरोना का पर्दाफाश करने में हम शोधकर्ताओं से मिल करके और इस पूरे षड्यंत्र को विश्व में उजागर करने के लिए जो मुहिम उन्होंने छेड़ा है, और जिन्होंने 1 लाख से ज्यादा कोरोना पेशेंट को ठीक किया है बिना पैसे में और बिना दवा के, और बिना किसी खर्च के 1 लाख से ज्यादा कोरोना पेशेंट को ठीक किया है उन्होंने, और उसी का मैं भी एक हिस्सा हूं। ये मार्च से उनके साथ मैं जुड़ा हूं और उनके साथ मैं काम कर रहा हूं, एक वर्कर की तरह, एक सहयोगी की तरह भूमिका निभा रहा हूं। तो आप उसको देखिए और सरकार से ये पूछिए कि इसमें क्या है, कौन से इसमें सामग्री मिली हुई है, आप सरकार से पूछिए। आप अपने वार्ड मेंबर को खत लिखिए कि आप बताइए कि इस टीके जो वैक्सीन आप लगवा रहे हैं, ये इसमें कौन कौन सी सामग्री मिली हुई है और टीका कैसे बनाया जाता है, क्या इसको लगवाने से हमारा धर्म भ्रष्ट नहीं होगा? आप वार्ड मेंबर को, आप पंचायत को लेटर दीजिए और अब कहिए कि आप लिखित रूप में हमें इसका जवाब दीजिए, तभी मैं वैक्सीन लगाऊंगा, अन्यथा नहीं लगा। आप मुखिया को दीजिए, आप सरपंच को दीजिए, आप अपने पुलिस अधिकारियों को दीजिए, आप अपने डीएम कलेक्टर को दीजिए पत्र, कि जब तक इस पत्र का जवाब आ नहीं जाता कि टीका में कौन कौन सा सामग्री मिली हुई है, क्या टीके से हमारा धर्म भ्रष्ट नहीं होगा, जब तक मैं संतुष्ट नहीं हो लूंगा तब तक ये वैक्सीन में नहीं वैसे वैक्सीन लोगों को मारने के लिए लाया गया है। ये पुराने वीडियो जब हमारे देखेंगे तो आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे इस बात को। तो आप वार्ड मेंबर को खत लिखिए, मुखिया को खत लिखिए, पंचायत को खत लिखिए और बोलिए कि इसमें क्या है, और जब तक सरकार नहीं बताएगी तब तक मैं वैक्सीन नहीं लूंगा। तो आप समझ गए होंगे, पूरे मामला को पूछिए। तो फिर मिलता, अगर आपके मन में कोई किसी भी तरह का सवाल है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में आप लिखिए, मैं वही वीडियो बनाता हूं जो आपके सवाल होते हैं। तो लिखिए और वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि ये जो इन्फॉर्मेशन है बहुत सारे लोगों के पास जाए, बहुत सारे लोग इसके बारे में जाने, क्योंकि जो जगेगा वही बचेगा। सबको जगाइए, जो नहीं बचेगा, जो नहीं जागेगा वो बचने वाला नहीं है। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम, जय हिंद, जय बिहार।